अपने हालात ज़िंदगी इरशाद फरमाइए, साल पैदाइश, तालीम, ख़ानदान, ऐसी चंद लफ्ज़ों में, ताकि एक बतौर आगाज़ ये गुफ्तगू नवार बंद हो जाए। मैं जी ज़ाहिर है कि लाहौर में पैदा हुआ और मेरे जो पैदा होने के इलाके हैं वो तो मोची दरवाज़ा है। अच्छा, अंदरून लाहौर शहर है। नवाब साहब की हवेली के करीब मेरा दादे के नाने का मकान था। अच्छा। वहाँ मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया। मैं सबसे पहला बच्चा हूँ। और मेरी वालदा का ये दूसरी शादी थी। मेरे वालिद की दूसरी शादी थी, इसलिए कि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। अच्छा। मेरे वालिद अमृतसर के थे, मैं लाहौर का था। अच्छा। इस वालदान की इस बात से मैं दोनों जगह का मालिक हूँ, अमृतसर का भी और लाहौर का भी। ठीक। वैसे बाप पे अगर जाऊँ तो मैं ज़ाहिर है कि अमृतसरी हूँ। ठीक। लेकिन अगर वालदा के निस्बत को रखता है तो मैं लाहौरी हूँ। तो अमृतसर कम सुम लाहौरी। अच्छा। तो तालीम मैंने वालिद के हमरा जहाँ जहाँ पर रहे वहीं वहीं पाई है। मसलन कभी वो मालाकंड एजेंसी में थे, कभी धर्मशाला में थे। उनका क्या शगल था? उनका वो अकाउंट्स ऑफिसर में थे। अच्छा। अच्छा, आपका सिने पैदाइश क्या है? 1914 जी। 1914। अच्छा, तो आप जहाँ जहाँ वालिद गए वहाँ वहाँ पैदाइश, जहाँ जहाँ मैं उनके साथ रहा। कभी धर्मशाला में रहा, कभी फिरोजपुर में रहा, कभी अमृतसर में रहा, कभी लाहौर में रहा। लेकिन ये बचपन की तालीम है। उसके बाद मैं जब बड़ा हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल, मैं 10वीं में था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो फिर मैं लाहौर ही में आ गया और लाहौर ही में मैंने फिर बाकी तालीम हासिल की। अच्छा, तो आपने तसलसल के साथ तालीम हासिल की या गैप आते रहे बीच में? बीच में गैप आते रहे। गैप आते रहे इसलिए कि मैं खुद ही कमाने वाला था, खुद ही बहन भाइयों की परवरिश करने वाला था। मैट्रिक आपने किया? मैट्रिक किया शेरावाला स्कूल से, इस्लामिया स्कूल शेरावाला गया। कब? मैट्रिक मेरे ख्याल में 1929 में किया है। और एमए आपने कब किया? एमए मैंने एक तो मैंने किया है एमए 1900 उर्दू का एमए किया मेरे हाल 50 में। अच्छा। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुलाजमत करता, छोड़ देता, वो बहन भाइयों की तरफ तवज्जो करता, पकड़ता छोड़ता, फिर पकड़ता छोड़ता। जी। तो उसके बाद मैं मुलाजिम हुआ, मुख्तलिफ जगहों में मुलाजिम रहा और अकाउंट्स में मैं मुलाजिम हुआ। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत से दोस्तों से हुई जो मेरे बहुत से मेहरबान थे। उस ज़माने में अकाउंट्स का दफ्तर जो था, एजी जिसे पंजाब कहते हैं, वो बहुत बड़ा दफ्तर शुमार होता था। सबसे ज़्यादा तनख्वाह उसी में थी। 45 रुपये मिलती थी हमें। सेक्रेटेरिएट और लाट साहब के दफ्तर में 40 मिलती थी, दूसरे दफ्तर में कम मिलती थी। यहाँ तक डीसी के ऑफिस में 25 रुपये मिलती थी माहवार। तो उस ज़माने में अकाउंट्स में मुसलमानों को कम ही जगह मिलती थी आने की। जब मैं दफ्तर में गया तो मुझे कुछ हिंदू दोस्तों ने कहा, सुपरिटेंडेंट ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई तू मुसलमान लड़का है, तू यहाँ क्या, तू सोना शेर भी कहता है, तो तू यहाँ कहाँ आ गया? मैंने कहा जी किस्मत का मारा वो आ गया हूँ, आप मुझे इजाज़त देंगे तो यहाँ रहूँगा, ना इजाज़त देंगे चला जाऊँगा। ठीक। तो उस ज़माने में भंडारी जे भंडारी हुआ करते अकाउंट जनरल। अच्छा। वो बड़ा कट्टर किस्म का मुतस्सिब आदमी था। लेकिन बहरहाल वो इकोनॉमिक स्लम्प का ज़माना था, 30s का। उस ज़माने में बहुत ही इकोनॉमिक स्लम्प था और लोग बहुत परेशान थे माशी तौर पर, मुसलमान भी खसूस। तो मुसलमान क्या थे, क्या करते, अब क्या कहना मुसलमानों का। लाहौर में ये हाल था कि रेडी बान, टांगे बान, शैबे लगाने वाले ये मुसलमान हुआ करते थे। बाकी हिंदू पास से में गुजरने नहीं देता था, करीब नहीं आने देता था। और कश्मीर के जो हाथों थे वो आया करते थे, बोझ उठाने के लिए दो पैसे में देते थे। मंडी से माल उठा के लाने, सुबह सुबह 2 पैसे देने। और तो मसलन यही कभी लाहौर में एक दुकान है मैं खुदा बख्श की होती थी, कभी फल वाला था, बहुत बड़ा जी बहुत बड़ा फल वाला था। एक दिन मैंने उनसे कहा, मेयर साहब आपने तो बड़ा ज़माना देखा है। कल क्या ज़माना देखा है? मुसलमान जब खाता था फल, जब हिंदू छोड़ देता था। जब ताज़ा फल तो हिंदू पहले खाता था, और जब कोई खरीदता नहीं था फिर मुसलमान की बारी आती थी कि मुसलमान भी खरीद सके। ये आलम था मुसलमानों का हाल। बहरहाल मुसलमान भी गुजर बसर कर रहे थे। ये उस शहर की बात है जहाँ के मुसलमानों का दौरा रहा। ठीक। लाहौर की बात करता हूँ। हाँ, लाहौर की बात करता हूँ। बाकी शहरों में तो उनका हाल बड़ा पतला होगा, क्योंकि मैंने देखे हैं, फिरोजपुर वगैरह में देखा मैंने, हाल पतला था। अमृतसर में तो अभी, अमृतसर में हालांकि उनकी मंडी थी, मुसलमानों की गढ़ था कश्मीरियों का, लेकिन इसके बावजूद उनका हाल, बेचारे फर्दें टुपा करते थे, रफू करते थे और रोटी कमाते थे।
अच्छा, आपने दूसरा एमए किसमें किया है? असल में बात यह कि मैंने पहले अंग्रेजी में किया। अच्छा, और वो कब प्राइवेट किया सन 36 में। 36 में। सन 36 में। अच्छा, तो लेकिन उसका भी एक अजीब सा वो बाई पार्ट चलता रहा, वो अजीब वगरीब मामला था वो। अच्छा, वो मैं मुलाजमत में पहले मैं उसमें क्वालिफाई किया, छोड़ दिया, अच्छा, नौकरी मुलाजम करने लग गया। अच्छा, फिर दफ्तर में रह के मैंने कभी यूँ कर लिया, कभी यूँ कर लिया, कभी ये कर लिया। तो इस तरह अंग्रेजी मैंने इसी ज़माने की किताबें जो थी मैंने ये बहुत से दोस्तों को दीन में लेने वाले अल्ताफ़ गौर भी थे मुझसे। अच्छा। अच्छा, ये शायरी का शौक़ आपको कब से हुआ? शायरी का शौक़ तो असल में मेरे वाले जो थे, अल्लाह बख्शे उन्हें, सख्त किस्म के आदमी थे। वो मुझे शायरी वारी का तो ख्याल ही सवाल नहीं पैदा होता था, उर्दू नहीं पढ़ने देते। तो मैंने उर्दू पढ़ने का जब मसला पैदा किया तो छुट्टियों में पैदा किया। जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया मैंने तो हमारी छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियाँ। तो उस ज़माने में मैट्रिक का पकड़ लेते रहिए, मैट्रिक के इम्तिहान के देने के बाद लड़के 3-4 महीने बेकार होते थे। अच्छा। तो मैंने उस ज़माने में अब्दुल हलीम शरर को पढ़ा। अच्छा। वो कई नावल उनके पढ़ छोड़े। एफ़ए जब मैं एफ़ए की छुट्टियाँ हुई मुझे, तो मैंने फसाने आज़ाद पढ़ा। अच्छा। पूरी की पूरी 4 जिल्दें पढ़ी। बहुत खूब। तो इस तरह मेरा जो शौक़ था ये इजाफी था। लेकिन मेरे नाना जो थे उनको शेर व शायरी से रग़बत थी। बस मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ननिहाल आया हुआ था और वो मुझसे दबाने के लिए कह रहे थे कि मेरी टांगें दबा दो। मुझे कूमी कहा करते थे कि यूम की वजह से, कूमी मेरी टांगें दबा दो ज़रा। तो मैं टांगें दबा रहा था, तो उन्होंने कुछ मुझसे सवाल किया, मैंने कुछ पता नहीं क्या कहा। मैंने कहा जी हाली ये किया है। हाली तो किया है पंजाबी में। कहने हाली तो किया, हाली तो 1914 में मर गया था, तू अब क्या कह रहा है? मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी, आपने पूछा कि सही, मैं कहा जी हाली क्या किया, तो मैं हाली तो मुझे दूसरा हाली तो 1914 में मर गया था, तू कहाँ से आ गया हाली में? तो इस तरह उनके से पास इस किस्म की उर्दू की रवायात बहुत सी थी, नाना के पास हुई। तो सबसे पहला जब मैंने दीवान पढ़ा है वो उन्हीं के घर में, नानी के अपने ननिहाल के घर में पढ़ा है मैंने, दीवान दाग। अच्छा। मैट्रिक में उनके पास पढ़ा हुआ था, कहीं पढ़ा हुआ गए तो मैंने पढ़ लिया और वो मैंने पढ़ा। तो वो असल में वो मेरी बैकग्राउंड में वो दीवान दाग बैठा हुआ था। बड़ा हुआ जब मैं एफ़ए में आया, बी में आया, तो दीवान दाग मेरे बगल में बैठा हुआ था। अच्छा। कि वो शेर किस्सा कहते हैं वगैरह वगैरह। स्कूल में भी माशाअल्लाह। अरे भैया, आपने तो बड़ा तकल्लुफ़ कर डाला। स्कूल में भी जब हमारी मजलिस होती थी 8वें दिन 10वें दिन जुमेरात को, तो उसमें एक हमारे दोस्त हुआ करते थे मलिक मरातब अली जी, तायब तखल्लुस करते थे। हाँ, मरातब अली तायब। तो वो मेरे जो क्लास फेलो थे, मैं अक्सर देखता वो शेर पढ़ते, मैं देखता ये शेर कहाँ से कहते, कैसे कहते, समझ नहीं आती। फिर मैं उनसे पूछता, वो कहते यार छोड़ो, ये तुम्हारे कहने की बातें नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। अच्छा, मैं बड़ा परेशान रहा करता था, उनको सुपरमैन समझता था अपने आप को। शेर कहते हैं, किससे कहते, समझ नहीं आती। बाद में मालूम हुआ कि शेर कहना जो है कोई, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मलिक मरातब अली तायब बनना बड़ी बात है। बल्कि नामुमकिन है। तो फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि मुझसे मलिक मरातब अली तायब कहने लगे कि यूं नज़र देखो, हमारी भी कभी आदमी दुनिया में नज़र छुपा दिया करो। अच्छा। कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे लिखने वाले हैं, ये है वो है, तुम हमारी भी कभी शेर छुपा दिया करो। अदबी दुनिया में उस ज़माने में ये सलाहुद्दीन वाले दौर, सलाहुद्दीन वाले दौर नहीं, मंसूर अहमद के दौर में। मंसूर अहमद के, हाँ, सन 33 में मैं पहली बार अदबी दुनिया में छपा हूँ। अच्छा। ये पहला रसाला है जिसमें आपका कलाम छपा है? पहला रसाला कलाम छपा, अदबी दुनिया में पहली बार छपा हूँ। और उससे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ छप सकूँगा। तो वो हुआ, उसका किस्सा भी यूँ हुआ कि अदबी दुनिया में ये असल में बात चल जाती है आबिद अली साहब के यहाँ। मैं दयाल सिंह कॉलेज में मैंने BA किया जी। वहाँ मैंने शेर के तौर पे, उस्ताद के तौर पे मैंने उसको पकड़ा जिसका नाम शमसुल उलमा मौलाना ताजुद्दीन निजाबादी थे। ठीक। बड़ा धूम थी उस ज़माने, बड़े मोटे से आदमी थे। हुआ यूँ कि वो इतनी बड़ी तोंद थी और वो हमें ऑप्शनल उर्दू पढ़ाते थे। एक दिन वो क्लास में उन्होंने कोई शेर पढ़ा, पता नहीं क्या शेर था, मुझे अब याद नहीं रहा। तो मैं दूर बैठा हुआ पीछे कहीं, तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, मैं तो आपकी इस तोंद से मत मिटाऊँ। थर्ड ईयर का लड़का छोड़ना है ना आया, कहले बरखुरदार खड़े हो जाओ। खैर मैं खड़ा हो गया। कहने लगे देखो यहीं तक रहना, इसके नीचे ना आ जाना।
सामने जोत को मैं पानी पानी हो गया, यहीं तक रहना, इसके नीचे ना आ जाना। बड़ी जुबानी बात की उन्होंने। अच्छा, ये उसके बाद ताजवर साहब अदबी दुनिया में भी रहे हैं। हाँ, दुनिया की असल में तो वही पानी है, वही बानी थे, और ये सारिक ने नकुल किया था कि अदबी दुम्बा कहलाते थे। हाँ क्योंकि इतना तो ठीक है, बहुत। ठीक है, अदबी दुम्बा थे वो। अच्छा, तो यूँ आपका ताजवर साहब से पहला दारू हुआ? नहीं, ताजवर साहब तो मेरा पहला दारू उसी कॉलेज में हुआ। मैंने कहा जी मुझे कुछ शेयर करना सिखा दीजिए। अच्छा। कहने लगे मैं कोई अपने लिए कोई मजीद बागी ऐड नहीं करना चाहता शाह अपने शागिर्दों में। मसलन मैंने कहा जी कौन कौन बागी हैं आपके शागिर्द? कहने तुम्हारा दोस्त राशिद, वो मेरा शागिर्द है, बागी है मुझसे। नून मीम राशिद। अच्छा। अख्तर शिरानी है मुझसे बागी है, उदय सिंह शायक है वो मुझसे बागी है, फलाया अफशा, बहुत से नाम उन्होंने गिनवा दिए जी। तो मैंने कहा जी मैं बगावत नहीं करूँगा, मैं आपका जो कहेंगे वो ऐसे ही करूँगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी सृष्टि में, नौजवान की सृष्टि में बगावत है, तुम क्या कहो, तुम ना करोगे तुम्हारा ज़मीर करेगा। तुम्हारी सृष्टि में दाखिल है। तो बहरहाल मैंने कहा जी मुझे कोई तखल्लुस आ कीजिए। तो कहने लगे अच्छा तुम अगर मुसिर हो तो नज़र कर लो तखल्लुस। कुछ दिन के बाद मैंने उन्हें फिर अच्छा देखा, मैंने कहा जी मौलाना आपसे कहा था तखल्लुस दिएगा मुझे कोई? कहने लगे तुम मुझे वही तो वही नहीं हो जो बरामदे मिले थे? मैंने कहा जी हाँ। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रख लो नज़र तखल्लुस। मैंने कहा जी कहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा तो कोई और भी बताएं। कहने लगे कि नहीं वो ठीक है नज़र, उसमें क्या ख़राबी है? मैंने कहा खराबी उसमें ये है कि नज़र मुअन्नस है। कहने तुम क्या हो? मैंने डट के कहा, मैंने कहा मैं मुज़क्कर हूँ। कहने लगे जब मुज़क्कर के साथ मुअन्नस लगता तो मुज़क्कर हो जाता है, इसलिए जब कयूम नज़र होगा तो फिर मुज़क्कर होगा। नहीं, वो बड़ा यानी सही नुक्ता बयान किया हाँ। कि कोई लफ्ज़ ये नफ्स ही बजा कहा उन्होंने, उस्ताद थे मेरे वो। जी। उसके बाद उन्होंने मैंने कहा जी वो गज़ल वज़ल देख दीजिए। कहने लगे इतना काम काफ़ी हो गया, अब आवाज़ अली के पास जाओ। ये बड़ा काफ़ी है। हाँ। तो मैं आबिद अली साहब के पास गया। आबिद साहब कहने लगे भाई मैं तो कभी ये काम करता नहीं हूँ, ये शागिर्दों की जो आदत है वो सही। आबिद ने कहा कि शागिर्दों की आदत जो है वो ताजुर नजूबादी को है, मुझे नहीं है। ये लत उन्हें है। अच्छा। ये लत उन्हें है, मुझे नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जब तो मैं आ गया हूँ, उनको छोड़ के आपके पास आ गया हूँ। कहने अच्छा सुनाओ कोई गज़ल। मैंने गज़ल सुनाई, उसका मतलब मुझे अब तक याद है। इम्तिहान तो कोई मक्ता, इम्तिहान तो कोई नज़दीक नहीं है कयूम, मुर्दनी सी तेरे चेहरे पे ये क्यों छाई है? कहने ये तुम तो कहते मेरा नाम तखल्लुस मेरा गज़ल है, गज़ल का तखल्लुस नज़र है, तो इसमें तुमने कयूम तो इस्तेमाल किया है। मैंने कहा जी मैंने तो ये गज़ल लिखी थी, अब ताजू साहब को सुनाई थी। उन्होंने कहा कि कयूम तो कोई सनअत का मुद्दा लगता है, तो तुम नज़र तखल्लुस कर लो। तो जब से मैंने नज़र कर लिया ये गज़ल, लेकिन तखल्लुस से पहले की है। कहने छोड़ो फिर इसको, जब पहले की छोड़ो, नई गज़ल सुनाओ। और गज़ल सुनाता हूँ। सुनाई मैंने नई गज़ल। कहने इसमें क्या तखल्लुस बढ़ता है? मैंने इसमें भी वही कयूम है। कहने मैं कहता हूँ कि जो नज़र के बाद तुमने गज़लें कही है वो सुनाओ। मैंने कहा जी वो कल की तो बात है, अभी तो कल की तो बात है, कल। कहने जाओ फिर दिमाग ना चाटो, जब गज़ल कहोगे नज़र में तो फिर कहना मेरे पास आना। 2-4 दिन के बाद फिर के मैंने गज़ल कही है। कहने लगे अच्छा पहले क्या, कहने मेरी गज़ल सुनो पहले। अच्छा सुनाई, उन्होंने गज़ल सुनाई। कहने तुम्हारी गज़ल इसके मुकाबले में कैसी रहेगी? ये नाकिस। कहने फिर फाड़ो उसको बगैर सुने, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि नाकिस है, तो कोई बुरी चीज़ रख पास ना रखो। हमेशा अजीब इस बात का ख्याल हो कि ये आला तरीन चीज़ है, ये आइडियल रखो अपना। ये मत ख्याल करो कि ये थर्ड डेट बहरहाल क्योंकि मेरी इसलिए पास रखूंगा मैं इसे, तो फाड़ो उसको। अच्छा जी फाड़ देता हूँ। कहने अच्छा मैंने गज़ल कही है, उस पर गज़ल कह के लाओ। उन्होंने मुझे मिसरा दिया, देखिए मिसरा तरह उनसे। कहने लगे कि ये देखिए जल्दी ना आ जाना मेरे पास, इस पर ज़रा सोच विचार के गज़ल कहना। मैंने क्या कि 4 दिन के बाद फिर गया उनके पास। मैंने कहा गज़ल कह ली है। कहने लगे सुनाओ। मैंने सुनाई। कहने मेरी गज़ल सुनी थी? मैंने कहा नहीं, वो भी सुनाई। कहने कौन सी गज़ल अच्छी है? मैंने यूँ ही कहती। मैंने कहा ये आपकी ज़ाहिर है कैसी उस्तादाना गज़ल है आपकी अच्छी। कहने फिर वही बात, आपकी गज़ल क्यों मेरे पास लाए, फाड़ो। तो बिला तकल्लुफ़ उन्होंने मुझसे दर्जनों गज़लें लिखवाई, फाड़ी। इतनी मुझे ट्रेनिंग दी उन्होंने, दर्जनों गज़लें लिखवाई और पढ़वा दी, दर्जनों गज़लें लिखवाई और पढ़वा दी। लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो।
एक दिन मुझे कहना, यार क्यों तुमने एक बार एक मुझे गज़ल सुनाई थी, रात में जब सो रहा था तो मुझे उसका एक मकता मिसरा याद आया। वो दूसरा मिसरा क्या है उसका, मिसरा उन्होंने सुनाया मैंने कहा मुझे याद नहीं। कहने नहीं सुनाओ क्या हमारा, मैंने कहा मुझे याद नहीं। कहने अच्छा घर से ले आना फिर। मैंने तो अब हड़ती सी गज़ल वो आपने कहना था, मुझे उन्होंने थपकी दी। कहने मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि आया तुम अपनी गज़लें वाकई फाड़ते हो या रखते हो मेरे पास अपने पास। तो बरखुरदार कभी नाकिस चीज़ अपने पास ना रखना, कि मैंने पहले दिन से कहा है। और अब उनको ये ख्याल भी ना करना कि तुमने कभी कही है, छोड़ दो उनको, ख्याल छोड़ दो, ये मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा था। अच्छा, वो आपसे खासे उम्र में ज़्यादा थे? अभी सब ज़्यादा थे मुझसे, पर हाल जानकारी में पढ़ाते थे वो। हाँ, मैं पढ़ता था। फिर हुआ यूँ कि एक दिन उन्होंने मुझसे कही कि यार कहीं मैंने गज़ल कही है एक, इस पर तुम गज़ल कहो। तन रहता है, मन रहता है, साजन रहता है, कही मैंने गज़ल। कहने जल्दी ना आना, 8 दिन के बाद आना। गज़ल कही मैंने, गया। कहने ये मेरी कापी निकालो, इसमें तुम गज़ल निकालो, पढ़ो इसको। पढ़ी गज़ल मैंने, अपनी भी पढ़ी मैंने। कहने मैंने कहा जी, कहने किसकी अच्छी है गज़ल? मैंने कहा आज आप बताएं। कहने तुम्हारी गज़ल अच्छी है और मेरी गज़ल को तुम फाड़ो। फाड़ दो गज़ल को मेरी को। उसने गज़ल मेरी अपनी पढ़वा दी, अपनी गज़ल। और ये कैरेक्टर था उनका, खुदा की कसम। मैं इतना इनकरेज हुआ इस बात से, इतना इनकरेज हुआ कि उस्ताद जो है सिर्फ मेरी गज़ल ही नहीं फाड़ता, अपनी गज़ल भी मुझसे पढ़वाता कि मेरी, और कहता है मेरे सामने, कहता है कि मेरी गज़ल अच्छी नहीं है। वो था वो जो माथे पर टीका संदल का दिल के कारण रहता है, मंदिर में मस्जिद बनती है, मस्जिद में ब्राह्मण रहता है। रुत पी चुकी है बरखा की और पीत के मारे बैठे हैं, रोते हैं रोने वालों की आंखों में सावन रहता है। सांस की डोरी हाँ, मुझ पर हंसने और किसी को देखने वालों ये तो कहो, यूँ कब तक जान पे बनती है, यूँ कब तक यौवन रहता है। मुझ पर हंसने और किसी को देखने वालों ये तो कहो, यूँ कब तक जान पे बनती है, यूँ कब तक यौवन रहता है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दो और भी रिश्ते बाकी हैं, एक सांस की डोरी अटकी है, एक प्रेम का बंधन रहता है। बहुत खूब। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दो और भी रिश्ते बाकी हैं, एक सांस की डोरी अटकी है, प्रेम का बंधन रहता है। तो ये मैंने उन्हें गज़ल सुनाई। कहने लगे मेरी गज़ल नाकिस है तुम्हारी गज़ल के मुकाबले। फिर उन्होंने अपनी गज़ल मुझे पढ़वा दी, फिर चाय पी ली, ठंडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हमारे हुआ करते थे डॉक्टर भूपाल सिंह, अंग्रेजी पढ़ाते थे हमें। मैं इंग्लिश, भूपाल सिंह, बी सिंह मराठा था, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स का तालिब इल्म था। भूपाल सिंह डॉक्टर ताजुल आबादी के जो बच्चे थे वो अंग्रेजी में कमज़ोर थे। किसके? ताजुल आबादी के जी, अंग्रेजी में कमज़ोर थे जी। तो ताजवर साहब ने भोपाल ले जाए तो ताजवर साहब ने भोपाल सिंह से कहा कि मुझे कोई लड़का ऐसा दो जो मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दिया करे। भोपाल सिंह ने मुझसे कहा कि यूं तुम उसके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दिया करो, इसलिए कि तुम शायर हो, वो भी शायर है, तुम्हें फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। मैंने कहा जी मैं कहाँ आऊँ करूँगा। कहने नहीं उन्हें पढ़ा दिया करो, उनके बच्चों को अंग्रेजी सिर्फ पढ़ानी है। ताजवर साहब रहते थे उस ज़माने में कश्मीर होटल में, जो किला गुजर सिंह के पास है। तो मुझसे कहने कि भाई अच्छा तुम आए हो तो ये करो कि तुम मुझसे उर्दू पढ़ लिया करो और मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दिया करो इसके वजह में। मैंने कहा ठीक है, उर्दू में आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? क्या जो तुम चाहो। मैंने कहा दीवाने गाले पढ़ा दें। कहने ठीक है। फिर तो चुनाचे उर्दू उन्होंने मुझसे पढ़ाने का वादा किया और मैंने उनको बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। और आज वो पढ़ाने का मसला तो अलग है। एक दिन मैं गया, जून का महीना, तब थी दोपहर, ये फिक्स किया था उन्होंने कि 2 बजे आ जाकर पढ़ाने के लिए। मैं गया, ताजवर साहब बैठे हुए थे ऊपर कमरे में, इतना बड़ा वल्टोहा शरबत का अपने आगे रखा हुआ और पी रहे हैं। सलाम करके मैं बैठ गया, उन्होंने गिलास में उंडेला, ठीक है, मैं पसीने से शराबोर हो रहा हूँ। फिर उन्होंने उंडेला एक गिलास, फिर पी मैं बड़ा खसियाना पढ़ा रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, इतना बदतमीज आदमी है कि मैं दूर से आया हूँ, इसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ और फिर मेरी इतनी मिली कि मैं प्यासे हलकान हो रहा हूँ। फिर उसने उंडेला, फिर पी गया। आखिर में जब तो शायद 2 घूंट या 4 घूंट रह गए तो फिर उंडेला, क्या नहीं पियोगे? मैंने कहा खाक पीऊँगा। कहने लगे मैंने ये नहीं तुमसे कहा कि खाक पियोगे क्या? मैंने कहा पियोगे?
मेरी इस बात का जवाब दो। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि ये पियोगे, ये क्या पियोगे, ये क्या, मैंने ये नहीं, मैंने कहा पियोगे। कहने लगे तुम नौजवान हो, बहुत जल्द गर्म हो जाते हो, मैंने इतना ही बड़ा तुम्हारे लिए रखा हुआ अंदर। नौकर को आबादी वो लेके आया वो। ऐसा आदमी था। अच्छा क़य्यूम नज़र साहब, आप ज़रा ये बताइए आप कि मेरे वालिद साहब से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? ख्वाजा अब्दुल वही साहब से मेरी मुलाकात से जी एजी ऑफिस में हुई। जी। एजी ऑफिस में मैंने जैसे आप कहा कि हिंदुओं का दत्कारा हुआ, मैं गया वहाँ गया तो कहने लगे यार तुम कहाँ आ गए हो यहाँ। तो उन्होंने मुझे पहले ही लगाया एक सेक्शन में जिसको हम डायरी सेक्शन कहा करते थे उस ज़माने में, क्योंकि नए आदमी को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए डायरी चिट्ठियाँ आई, रिसीट करनी वगैरह वगैरह। तो मथा दास थे डायरी इंचार्ज, और जगदीश हरी थे उस ज़माने में, सिंह सुबर्न थे, याद अच्छी तरह याद, जगदीश हरी अंधा हो गया था बेचारा, अल्लाह बख्शे उसे। तो मुझसे कहने लगे कि लाला मशरा से कहने लगे भाई तुम्हारा यहाँ को वाकफ वुकफ है? मैंने कहा मेरा तो कोई वाकफ नहीं है। तो तुम इस एजी ऑफिस में दाखिल कैसे हो गए? मैंने इम्तिहान दिया था, मुझे बुलावा आ गया, मुझे पता नहीं कैसे हो गया, टेस्ट दिया था। कहने लगे अच्छा, बहरहाल तुम आए हो, नौजवान हो, मैं मेरे पास आ जाओ। उन्होंने बेटा मसदा से बुलाया, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या है? मैंने बताया कि जनाब मेरा बाप मर गया हुआ है, मैं मेरे भाई बहन है, मैं उनको पढ़ाता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ और कोशिश की मेहनत करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे तरक्की देता है। कहने लगे मैं तुमसे इस बात को सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन एक बात सुनो, यहाँ एक रिसेप्शन रूम है एजी ऑफिस में, एक हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है। हिंदुओं के में मैं जाता हूँ, मुसलमानों में तुम जाया करोगे, लाला मददास कह रहा मुझे। तो बरखुरदार बात यह है कि नौजवानों के लिए बहुत से फिसलने के मकाम आते हैं। इस रिसेप्शन रूम ने कई नौजवानों को ज़ाया कर दिया। तुम इसलिए कि तुमने अपनी दर्द दास्तान सुनाई है मुझे, तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि वहाँ अगर जाओ तो इस बात को जहन में रखो कि तुमने इस दफ्तर में काम करना और तरक्की करनी, बाकी तुम जहाँ जाते फिर तो मैं तो उनके। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहने लगे और सुनो, मुसलमान के रिसेप्शन रूम में एक शख्स बैठता है, छोटी छोटी दाढ़ी है उसकी, नौजवान तो नहीं है लेकिन जवान है, सफ़ेद रंग रूप है, तो किताबों का बड़ा शौकीन है, रिसाले भी उसके पास होते हैं, अखबार भी होते हैं। अगर तुम्हें अखबारों का, रिसालों का शौक़ है तो उससे बड़े शौक़ से मिलो, लेकिन फिर अखबारों और रिसालों में गुम हो जाओगे, दफ्तर काम के नहीं रहोगे। उसने खुद कोई इम्तिहान नहीं दिया, अकाउंट्स पास नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका नाम ख्वाजा अब्दुल वहीद है। ये मथादास ने मुझे वार्निंग दी। तो मैं गया रिसेप्शन रूम में, 2-4 दिन के बाद गया वहाँ, पैसा को देखा, अल्लाह ने मग़फ़िरत करे। तो जिस तरह मथादास ने बयान किया था वैसे ही उन्हें पाया, लेकिन मैं अभी उनके करीब नहीं गया, दूर से देखता रहा। जब डायरी का काम थोड़ा सा कम हो जाता तो मैं वहाँ जाता रिसेप्शन रूम में, फिर वापस आके फिर लग जाते, डायरी करने लग जाते। काम बड़ा था, लगे रहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा जाना वहाँ ज़्यादा हो गया और अखबारों वगैरह में मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की, मिसालों में ये करना की गया। तो ख्वाजा साहब ने, अल्लाह उन्हें बख्शे, देखा लो जी एक नौजवान आया है जो रिसालों में दिलचस्पी रखता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप यहाँ आए हैं, आपको यहाँ आना मुबारक हो। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि ये करो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे ये ना करो। तो चॉइस आपका होगा, आपकी जवाबदीदा कि ये करें या ये ना करें, ये करें या फलां बात करें। तो आपसे तारुफ सा भी बात नहीं होगा कि आप क्या करते रहे हैं, क्या कर, मैं ये कहते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मुझसे मेरे बहुत से दोस्त नाला हैं, इसलिए कि मैं उनके ख्याल के मुताबिक अच्छे भले ज़हन का आदमी होकर ज़ाया हो रहा हूँ यहाँ। तो वो तुम्हें भी यही कहेंगे, लेकिन
मैंने जो राह अख्तियार की है वो अपनी मर्जी से की है, तुम भी मालिक होगे जो अपनी राह अख्तियार करने के। इसलिए ना तो तुम्हारा उन पर गिला होगा किसी बात कहने वाले पर, ना करने वाले पर, ना किसी और पर गिला होगा। तुम खुद अपनी मर्जी के मालिक होगे। यहाँ हर किस्म की फैसिलिटी तुम्हें यहाँ मिलेगी मेरे पास आओगे तो, पढ़ने लिखने की, बताने की, गाइड करने की। बाकी अगर तुम कहो कि मैं अकाउंट्स के इम्तिहान में तुम्हें गाइड कर सकूँ तो वो नहीं कर सकूँगा, वो उन्हीं के पास तो गाइडेंस मिलेगी। अब ये तुमने सोचना है कि उनके पास बैठना है ज़्यादा या मेरे पास ज़्यादा बैठना है। इसलिए अरे बेतकल्लफ हुक्के खाने उसे मैं हुक्का खाना कहा करता था, रिएक्शन रूम को हुक्का खाना, इसलिए कि हुक्के थे वहाँ। मैं तो हुक्का पीता नहीं था, मैं सिगरेट पीता था। तो आप आए हैं जी, मौलवी नज़ीर हैं, आपने अपना अलग हुक्का रखा हुआ है। आप हैं जी, आपका हुक्का, आप क्या नाम, आप गुलाम मोहम्मद साहब हैं या जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं, आपका हुक्का अलग है, फलां का हुक्का अलग है। वो 8-10 हुक्के ही हुक्के होते वहाँ होते थे। और एक हुक्का चिलम भरने के लिए एक मुलाजिम रखा होता ताज। वो बड़ा हरामी किस्म का आदमी था। ये तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करता था वो। लेकिन उसका काम था कि ये आया, आप आए हैं, आपको चिलम भर के दिया, आपको हुक्के रख के दिए, आपको हुक्के रख दिया। और वहाँ जाके मैंने देखा कि यहाँ मुसलमान जो हैं वो अजीब गरीब किस्म के किरदार हैं। एक मुसलमान नज़ीर थे, अल्लाह बख्शे, उन्हें दाढ़ी रखी हुई थी, उन्होंने हुक्का पीते थे, पगड़ी बांधते थे। दरवाजे में दाखिल हुए हैं तो दहलीज से आगे नहीं कदम उड़ाते थे। जूती उनकी सफ़ेद सुर्ख होती थी, कश्मीरी जूती, सफ़ेद से खाल दी, लाल खाल दी जूती उन्होंने उतारी है पाँव से और नीचे रखी है और ऊपर जूती के बैठ गए हैं। और दहलीज पे आधा एक पाँव जूती का इधर है, एक पाँव इधर है, ऊपर आप बैठे हुए हैं। और वो ताज आता है, हुक्का उनके लिए भर के लाता है, क्योंकि वो। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौलाना आप ये हुक्का अपना अलग क्यों रखते हैं? और ताज से पूछते किसी ने हाथ नहीं लगाया इसको। मैंने क्या वजह कि आप हुक्के को भी हाथ नहीं लगाने थे किसी को? कहने आप क्या समझते हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ सबके बैठे हुए थे लोग, ये कौन लोग हैं? मैंने कहा जी ये दफ्तर के हमारे कलीग हैं। कहे मैंने ये नहीं पूछता है कौन ये? मैंने कहा मुसलमान है। कहने भाई यही तुम्हारी गलतफहमी है, ये चूड़े हैं। यही तुम्हारी गलतफहमी, ये चूड़े। इनको ना हाथ लगाओ ना इनका हाथ लगने दो। जब आप ज़्यादा यहाँ पुराने हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा इन्हें। तो इस किस्म का वो कैरेक्टर था। मैं उसे मौलिक चीज़ क्या करता था। एक हकीम गुलाम मोहम्मद भी थे जी, वो अब यहाँ कराची में है। हाँ? अभी जिंदा है, हयात है। हाँ अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उनके साथ काम करता रहा जीबी फर्स्ट सेक्शन में। अच्छा बहरहाल तो खाया साहब से मेरी मुलाकात जब ज़रा करीब होने लगी तो खाया साहब ने मुझे बहुत कुछ गाइड किया कि ये दफ्तर वाले जो हैं ये मुसलमानों के बही खा ज़रूर हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को बताते नहीं है कि करें क्या। कहते हैं इम्तिहान पास करो। भाई इम्तिहान किस तरह पास करें? तुम्हें भी कहा होगा इन्होंने कि इम्तिहान पास करो, लेकिन इम्तिहान किस तरह पास करें? मैंने कहा ये तो आपने बात ठीक कही है। कहना जो तुम्हें कहे ना इम्तिहान पास करो, उसे कोई करवा दो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये किताब पढ़ो, मैं तुम्हें कहता हूँ ये लो ये किताब पढ़ो। मैं तुम्हें कहता हूँ ये रिसाला पढ़ो, या ये फलां की तकरीर पढ़ो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ये करो। तो अब मेरी लॉयल्टीज़ का इम्तिहान होने लगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। वैसे दफ्तर में आके मैंने काम जब पिकअप किया है तो कुछ हिंदू जो थे मेरे मद्दा हो गया कि लो जी लड़का है काम करने वाला आया, काम करता है, मुसलमान अकाउंट जानते हैं। इसलिए कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इम्तिहान पास करने शुरू कर दिए। बल्कि बाद हिंदू को मुझे कहा करते थे कि यार तू अजीब गरीब आदमी है, तू इम्तिहान भी पास कर लेता है, शेर भी कहता है, दफ्तर में काम भी करता है, आवारागर्दी भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, ये भी करता है, ये क्या बात है? मैंने कहा जी इम्तिहान जहाँ तक पास करने का ताल्लुक है वो पेपर सेटर, पेपर मार्कर, एग्जामिनर वो सब आप हैं। इसको आप अपने आप से पूछें ना कि आप मुझे क्यों पास करते हैं। इसलिए कि कोई एग्जामिनर हमारा मुसलमान नहीं है। उसने अकाउंट में एक पर्चा मद्रास में गया हुआ है DAG के पास गया, कलकत्ते में जॉइंट था ना, तो मैं तो पास वहाँ से करके आता हूँ, बैठा हुआ यहाँ हूँ और पास करने वाला मुझे नरसिंह राव है या पुरुषोत्तम दास टंडन है। तो इस किस्म में तो वो इस बात पे कायल हो गए थे कि ये शख्स जो है ये आया है और आते ही इसने इम्तिहान पास कर लिए हैं अकाउंट्स के, ये इस वक्त कमाल है। तो उसके बाद जब मैं खाया साहब से मिलता तो वहाँ खाया साहब ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई कि लो जी फलां जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनके ये आइडियोलॉजी है, इसलिए कि वो अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में ज़्यादा मद्दात है। कांग्रेस की ये मसाइल हैं, मुस्लिम लीग की ये मसाइल हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम मुस्लिम लीग के हामी रहो,
मैंने कहा साहब आप क्यों नहीं होते? मैंने मैं मुस्लिम का हामी हूँ, मैं कब कहता हूँ मुस्लिम का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बजूर कहता हूँ कि तुम हामी हो। अगर तुम कहते हो कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हारा फलाने का कुछ और दफ्तर को, मेरे कलीग जो मेरे दोस्त हैं उनका चंदा मैंने दे दिया मुस्लिम लीग का, दोबारा चंदा हुआ करता था मेंबरशिप का। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्लिम लीग के लिए वर्क करो। ये ज़माना था जब जंग शुरू हो गई थी 39 का, और उसके बाद 39, 40, 47 तक ये सारा आलम वही रहा। तो हिंदू जो थे वो बड़े ज़ोरदार अल्फाज में कहते कि मुसलमान जो है काम नहीं कर रहे हैं, मुसलमान बेड़ागर कर रहे हैं, ये हो रहा है, मुसलमानों को मार देंगे, ये कर देंगे। और ऐसा हमें सपोर्ट देते, हम जुलूसों में जाते, ऐसा कहते कि ज़रूर जाओ। आप नहीं जाएगा, आपने कई बार खाया साहब से कहा, खाया साहब आप भी कभी जाए हमारे साथ आया करें। कह लें नहीं, मैं एक और रोल अदा कर रहा हूँ, तुम एक और रोल अदा करने वाले हो, तुम्हारा अपना काम है, मेरा अपना काम है। तो खाया साहब जो थे वो इस तरह तो ये थे ना, दूसरी तरफ ये थे कि जब शेर शायरी की बात होती, मेरे पास अब नीरज जी आने लगे थे, अल्ताफ गौर आने लगे थे, राजेंद्र जी आने लगे थे दफ्तर में, यूसुफ आने लगे थे, मुख्तार सिद्दीकी आने लगे थे, ये सारे दोस्त आते। तो खाया साहब बड़े खायल होते थे इनके, यार ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको दफ्तर में आने से कौन रोक सकता है, इनको आने दो। कुछ मुसलमान जो थे वो उनसे घबराते थे कि क्यों आते हैं हमारे दफ्तर में, ये सेक्शन में क्यों, दफ्तर में क्यों आते हैं, रिलेशन रूम में क्यों आते हैं ये। लेकिन खाया साहब जो थे इसके हमेशा हमारी बात में मुखालफत करते थे, उन लोगों की हमायत करते थे कि ये लोग आएंगे, कोई मतलब ठीक कहता है कि आखिर अदब भी कोई एक मकाम है ज़िंदगी में, इसका भी कोई मर्तबा है, और ये तुम्हारे पास एक पढ़ा लिखा लड़का आ गया है, इत्तेफाक से आ गया है, ये खाया साहब ने कहा करते थे मुझे, इत्तेफाक से आ गया है तो इसकी तुम कदर करो। खाया साहब ने मुझे, खाया साहब का अपना काम जो होता था वो फॉरेस्ट सेक्शन में हुआ था, उस ज़माने में फॉरेस्ट सेक्शन में मैंने नहीं देखा उन्हें कभी गए हुए। घर से आते, साइकिल पे अखबार बने हुए हैं, रिसाले बने हुए हैं, साइकिल खड़ी करते, ताज जो था वो अखबार साल वाला खोलता, आगे वहाँ शिनू में फैलाता, दरी थी बिछी हुई, वहाँ गौ तकिए बिछे हुए थे, कुर्सियाँ भी थी वहाँ, लेकिन दरी पे तो गौ तकिए में बैठा करते हम, तो फैला देते। और खाया साहब आके वहीं बैठते, हाजिरी का रजिस्टर ऊपर से उनके लिए नीचे लाया जाता, उनका जो काम होता वो ऊपर से नीचे भेजा जाता। सुबह उनको पैगाम भेजता, खाया साहब ये फलां काम करना है, ये करना। खाया साहब ऊपर नहीं जाया करते थे, ये उनका तंतना था। वो तंतना इस तरह कायम हुआ था, ये मैं उस ज़माने में दफ्तर में नहीं था, कि खाया साहब ने एक ज़माने में मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को दावत दी, वो इनके इमाम पर आए यहाँ, फिर खालिदा अदीब खानम को दावत दी, वो इनके इमाम पर यहाँ आए, और उन्होंने इनको गेस्ट रखा। ये सब जो हिंदू थे वो इस बात से बड़े उनसे खायब थे, खाया साहब से, कि खाया साहब के ताल्लुकात जो है ऐसे हैं, ये कि बड़े लोगों से हैं। ये हत्ता कि रऊफ पे से भी इनकी मुलाकात हुई थी, उसको भी बुलाया था ना ये। तो उस ज़माने में मैं दफ्तर में नहीं था अभी, ये मुझसे पहले की बातें हैं। मैं लेकिन खाया साहब ने मुझे इनकी तस्वीरें दिखाई, मुझे मुफ्ती अमीनुल हुसैनी की, अदीब खानम की तस्वीरें मैंने देखी उनके एल्बम में, मुझे दिखाई, पार्टियों के जिक्र किया, लोगों से सुना मैंने कि खाया साहब ने बुलाया। उसके बाद खाया साहब ने अपने मुसलमानों को बचाने के लिए हिंदुओं से एक और मसला कायम कर रखा था। एक अंजुमन थी, पता नहीं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसका नाम। जी हाँ जी, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी दार मारिफ इस्लामिया। नहीं वो उन्होंने वालिद साहब ने और डॉक्टर अब्दुल्ला ने मिलकर बनाई थी इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी, वो शायद 1 या 2 आदमी थे, और उनका नाम तो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, और काम सारे हिंदुस्तान में उनका रोब था। मसलन ऑडिटर जनरल थे जो हमारे कराची, सर अर्नेस्ट बेडनॉक, उनको कहा कि मुसलमानों को यह सख्ती हो रही है, पंजाब में सख्ती, और मैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, ऐसे दफ्तर में क्लर्क हैं, और उस प्रेसिडेंट जा रहे हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के, तो उसने बुलाया, वक्त दिया, आप मुझसे मिलें और इनकी सख्तियाँ बयान करें क्या हुआ। तो चाहे वो सर्कुलर लेटर होते, जारी होते, तो काम खाया साहब खुद करते, एक आदमी अपने किराए पे, अपने गिराए खर्च करता, मिलते, ये करते, अपना अखबार में प्रोपेगेंडा करते, ये करते, लेकिन फ़ायदा इसके मुसलमानों को पहुँचाते। तो कुछ मुसलमान जो थे खाया साहब की इन बातों से वो पसंद नहीं करते, शायद आपको मालूम नहीं है जी। हमारे जो कुलीग थे वो पसंद नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि खाया साहब जो है अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए ऐसा करते हैं, हालांकि इनका खाया साहब का मकसद ये कभी नहीं हुआ, ना कभी था। फिर खाया साहब ने कई बातें ऐसी हमारे लिए की जो कि आज मैं सोचता हूँ तो अगर वो ना होते तो हम कभी ना होते। मसलन ये है कि खाया साहब ने मुझे मुतारफ़ कराया लोगों से। एक दिन मैं कहने के आज तो मेरे साथ चाय पियोगे, मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे नगीना बेकरी में पियेंगे, मुझे नगीना बेकरी में ले गए, वहाँ उनके 2-4 अजीज़ बैठे हुए थे, मैं उन्हें जानता नहीं था, तो अजीज़ से मेरे तो दोस्त उनके बैठे हुए थे,
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कयूम नज़र को लाया, वहाँ बैठे मैं बातें करता, जैसा व्यंगम बातें आप कर रहा हूँ वहाँ भी करता रहा, वहाँ भी करता, वो भी मुझसे पूछते रहे। कुछ अर्से के बाद उनके जो एक कलीग थे, वो हम जलीस थे, उसने मुझे बताया कि आपको खाया साहब ने तारुफ कराया था कि हमारे ऑफिस में एक ऐसा नौजवान आया है जो बड़ी जहानत की बातें करता है और जो काम करने में हिंदुओं से पीछे नहीं है, लेकिन हिंदुओं को मात देने में भी कम नहीं है। तो उन्होंने मुझसे तारुफ कराया मेरा उन लोगों से, और फिर शेर की बातें सुनी। तो खाया साहब मेरा इसलिए इंट्रोड्यूस भी कराते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये तुम क्या करते हो, ये शेर वेर तो नहीं, ये अकाउंट्स तो है, ये तो होता ही रहता है, ये तो सारे कर लेंगे, तुम ये शेर कहा करो। इसलिए जो शेर तुम कहते हो वो नहीं कहता कोई दूसरा। मैं अगर मैं शेर से दिलचस्पी कम रखता हूँ लेकिन जो शेर तुम कहते हो दूसरा नहीं कहता। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यही बात मुझे एक हमारे उस्मानी साहब थे, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, प्रोफेशनल हो गए आए थे पहले जो बाद में ऑडिट जनरल हुए, AI उस्मानी, अली इर्तिज़ा उस्मानी जी। तो एक दिन मैं GP1 सेक्शन से नहीं, मैं GAD सेक्शन में था, पूरी सेक्शन में था। तो सुबन शाह उसने शिकायत की कि कयूम नज़र जो है शेर वेर कहता रहता, काम नहीं करता, अगर काम करता तो तनख्वाह देता है। उस्मानी साहब नए प्रोफेशनल आए थे, उन्होंने मेरे एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिए। मैंने कहा छोड़ो यार ये क्या प्रोफेशनल आया, फाड़ के वेजर बास्केट में फेंक दिए, उनका जो नोट था। अब लाले ने क्या किया कि वो नोट जो था उसके टुकड़े इकट्ठे किए, उस्मानी के पास ले गया, चलो ये आपके नोट कयूम नज़र ने कदर की है। उस्मानी को तवा आ गया, उसने मुझे बुलाया, तो क्या कहने हमने आपसे कहा था, मुझे देखा नहीं मेरी तरफ उन्होंने, हमने आपसे कहा था कि आप काम कम करते हैं, फिरते ज़्यादा हैं, क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हारा इसके पास? वो हमारा कागज़ कहाँ है? मैंने कहा वो मेरी दराज में है। कहने ला सकते हो? मैंने कहा जी हाँ ला सकता हूँ। अपना अंदाज खोला, कहने ये फटा हुआ लाओगे? क्या वजह, तुमने क्यों फाड़ा हमारा नोट? अब मैं चुप था, मैं क्या कह सकता था। कहने तुम शेर क्या कहते हो, क्या तखल्लुस करते हो? मैंने कहा जी नज़र। कहने का नज़र? क्या नज़र? ये नाम क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी कयूम नज़र। कहते मैं तखल्लुस क्या है? मैंने कहा नज़र। कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। मैंने कहा जी कयूम नज़र मेरा नाम भी है, तखल्लुस भी है। कहने ये तुम नाम तखल्लुस क्यों रखा है? ये तो बड़ा बहुत बड़ा शायर है, उसने रखा हुआ है। मैंने कहा जी वो बड़ा शायर तो मैं ही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। कहने लगे ये शेर बताओ ये किसका है? मैंने कहा ये मेरा है। उठ के खड़े हो गया, कुर्सी से खड़े हो गया, तस्वीर रखी और लाले सुबन से कहने लगे जाओ इनका काम सेक्शन में बांट दो, ये काम नहीं करेंगे, शेर कहेंगे। और मुझसे कहने लगे ये शेर तो शेर जो तुम कहते हो तुम ही कह सकते हो, ये अकाउंट तो सारे जमाना करता है, करते रहेंगे, ये करने दो इनको। लाला से कहा कि ये काम इनका बांट दो सेक्शन में, ये शेर कहेंगे। यहाँ तक फिर उन्होंने मुझे ये AG से इंट्रोड्यूस कराया। AG ने फिर कहा कि अच्छा, AG भी पी के वाकिल थे, अच्छे खुशौक आदमी थे, कि ये हर महीने एक मुशायरा होगा दफ्तर में और कयूम नज़र उसको मैनेज किया करेगा। चुनाचे मैं ताजुन आबादी को, अब्दुल सादिक को वगैरह को, बहुत से शुरा को वहाँ लेके गया, जाता रहा और बातें होती रहीं। नहीं ये भी पढ़ा है जी जी। तो बहुत से अच्छा। अब उसी पी के वादल जो था वो भी जीवो गरीब आदमी था। उसने ये कहा कि ये जो मुशायरे हम करते हैं ये असल में होने चाहिए, एक क्लब बनाए ऑफिसर्स क्लब की तरफ से होने चाहिए, और ख़ाली इसमें ऑफिसर्स ना हो बल्कि इसमें ये हो कि एक एक ऑफिसर जो है वो अपने एक एक जूनियर असिस्टेंट को, खा वो चपरासी क्यों ना हो, उस दिन इनवाइट करे, और वो जो चपरासी है वो उसका गेस्ट हो और ऑफिसर जो हो वो उसका होस्ट हो। अब ये बड़ी मुसीबत पड़ गई कि रेणु राम चपरासी है और अमरनाथ असिस्टेंट अकाउंट जनरल है, तो उसके वो सर्व कर रहा है, ये लीजिए साहब ले लीजिए। तो वो असल में बड़ा ढंग का आदमी था, पी के बादल, बाद में वो पाकिस्तान में रह गया, हमने उसे मार के निकाला। तो उसने ये किया, एक दिन मुझसे कहने लगा, उसने कहीं मुझे दफ्तर आते हुए देखा तो चपरासी को भेजा कि बुलाओ, वो जा रहा है। चपरासी मेरे पास आया कि साहब बुला रहे हैं। मैं गया, कहने तुम कहाँ पोस्टेड हो? मैंने कहा ड्रेनेज डिवीजन में। ड्रेनेज डिवीजन कहाँ है जी? ऑफिस में है। यहाँ कैसे आए हो, क्यों आए हो? मैंने कहा जी कोई अकाउंट सेटल करने थे इसलिए आया हूँ, मैं खुद आजादी तौर पर आया हूँ,
WD सेक्शन में, तो उनको कहने वक्त आया करते हो। मैं बड़ा परेशान हो गया कि लो जी मारे गए। अच्छा बैठो, दराज खोला। उस ज़माने में हमारी बेहतरीन नज़में की किताब छपी थी, ये किताब दराज से किताब निकाली, उर्दू की बेहतरीन नज़में। ये जो मीरा जी है, लोग कहते कि तो तुम्हारा दोस्त है। मैंने कहा जी हाँ। ये उसकी ये नज़म जो है, इसका क्या मतलब है? उसकी नज़म थी हरामी, एक आया गया दूसरा जाएगा जातरी। तो कहने लगा कि इसका क्या मतलब है? बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन वो यह था कि मॉडर्न पोइट्री पे उसकी नज़र थी। वो सेक्स पे बड़ा अथॉरिटी था, यहाँ तक कि हैवलक ऑरिस ने उसका हवाला दिया हुआ है अपने एक आर्टिकल में, पी के बातल का सेक्स के बारे में। बहरहाल वो भी एक मसला है, वो पी के बातल का। बात हम कर रहे थे ख्वाजा अब्दुल वही साहब की। जी। तो ख्वाजा अब्दुल वही साहब भी थे, उनके जानने वालों में हर एजी की निगाह में आते थे वो। मसलन जी भंडारी था, बी नारू था, पी के बातल थे, मियाँ बशीर अहमद थे। तो ये सारे जो एजी थे वो ख्वाजा साहब से खायब रहते थे। यहाँ तक कि मसलन एक दिन मुझसे पी के बातल ने कहा कि ख्वाजा साहब पे तुमने स्केच लिखा है? वो स्केच यूँ था कि मैं हर ऑफिसर के बारे में 3-4 शेर लिखा करता था, जो टाइप्स थे। मसलन पी के बातल के बारे में मैंने लिखा था कि पी के बातल जो था वो लंबा सा था, दुबला पतला था, गंजा था, कश्मीरी था, पंडित था, आंखें उसकी छोटी छोटी थी, कुबड़ी नाक खजूरी कद, कुबड़ी नाक हुक्ड नोज था उसका, खजूरी कद, टांगे बांस की हैं शायद, कुबड़ी नाक खजूरी कद, टांगे बांस की हैं शायद, आंखें 2 तस्वीर में हैं, मुँह सर कश्मीर में है। आंखें 2 तस्वीर में हैं, मुँह सर कश्मीर में है। हंसता है जब लब सी के, गुस्सा थूकता है पी के उसके इनिशियल थे, पी के बात। हंसता है जब लब सी के, गुस्सा थूकता है पी के, गो हम सहमे रहते हैं फिर भी ए जी कहते हैं। ए जी को हम सहमे रहते हैं फिर भी ए जी कहते हैं। तो मुझसे एक दिन कहने लगे ख्वाजा साहब पे तुमने लिखा? मैंने कहा जी ख्वाजा साहब तो मेरी तरह क्लर्क हैं, ऑडिटर हैं, मैं तो अफसरों पे लिखता हूँ। कहने नहीं उन पे भी लिखो। और भी जो टाइप्स है, तो मतलब एक सूरी था, सेक्रेटरी था, अकाउंट क्लर्क, उस पर लिखा मैंने। कहने सब लोग मेरे पास जब आते हैं तो उनकी एक टाइप मेरे जहन में आती है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे जहन में क्या आती है टाइप उनकी। तो जी वो गरीब आदमी था जी वो। आपने लिखा फिर है साहब पे? जी ऐसा भी लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोचता हूँ शायद याद आ जाए। एक शेर तो याद में सा याद आ गया। आए हैं बगल में मारे अखबारों के पुश्तारे। आए हैं बगल में मारे अखबारों के पुश्तारे। याद करूँ शायद आ जाए बहरहाल। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प किस पे लिखा था? ये जी का काफी दिलचस्प था। हाँ, ये इसके बाद एक साहब मोहम्मद शफी कम्बो। जी 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 मोहम्मद शफी कम्बो था, वो भी हमारा बड़ा दोस्त था। शाहगढ़ी में जो रहते हैं। शाहगढ़ी में रहते हैं। उसकी अंगूठे के 6 थे, उंगलियां थी, 6 उंगलियां थी। उसके बारे में था कि राजा छांगे मांगे का, टट्टू टमटम टांगे का, हीरो हर अफसाने का, रसिया हुक्के खाने का। हीरो हर अफसाने का, रसिया हुक्के खाने का। अच्छा, वाले साहब के दोस्तों में कौन कौन थे और वहाँ एजी ऑफिस में? जी मैं वहाँ ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। जी ख्वाजा साहब ने मुझे हमेशा गाइडेंस दी कि अगर तुम पॉलिटिक्स की बात करो तो सामने ना कभी आओ। किसकी बात? पॉलिटिक्स की बात करो तो सामने, तो तुम्हारा काम नहीं पॉलिटिक्स की बात करना, लेकिन अगर तुम जोशीले हो, कभी कभी मुस्लिम लीग के बारे में बातें करते तो जब जुलूस निकालते तो सामने ना आओ। इसलिए कि तुम्हारा जो अपना पिछला सिलसिला है वो बड़ा यतीम वाला मसला है। तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने कमाना है और उनको खिलाना है, इसलिए तुम कैद वैद नहीं हो सकते, तुम डिसमिस नहीं हो सकते, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ना करना कभी। तो अगरचे मैं जुलूसों में शामिल होता जी,
लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये सामने ना आए। ये उनकी मुझे बड़ी गोल्डन बात बताई उन्होंने मुझे। तो मुझे यहाँ ख्वाजा हबीबुर रहमान हमारे डिप्टी काउंटर जनरल थे, उस ज़माने में लगे थे डिप्टी ऑडिटर जनरल, वो एयरपोर्ट पे मिले, कहने लगे कि गुलाम अब्बास था ऑडिटर जनरल। क्या मैंने ऑडिटर जनरल से बात की है, हमारे पास ऑफिसर्स कम है, क्वालिफाइड ऑफिसर्स कम है, तो तुम आ जाओ, हम तुम्हें डायरेक्टली असिस्टेंट काउंटर जनरल ले लेंगे, सिविल लिस्ट में ले लेंगे। मैंने कहा जी मैं नहीं है बात, खाई साहब मैं कहाँ आऊँगा, मैं तो छोड़ गया वो। कहने तुम्हारा आपने लीन कायम रखा हुआ है, दफ्तर में तुम्हारा लीन कायम है, तुम वहाँ पे वापस आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें होती हैं और अक्सर याद करते हैं तुम्हारे जो ऑफिसर जिनने तुमने काम किया है कि वो आदमी था जो काम कर सकता था, जिसमें ऑफिसर्स की क्वालिटीज़ भी थी, जिसमें काम लेने की क्वालिटीज़ भी थी, काम करने की क्वालिटीज़ भी थी, तो वापस आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं आऊँगा। कहने वहाँ क्या लेते हो, मैंने क्लास 2 में हूँ। कहने यहाँ तो हम तुम्हें सीनियर क्लास 1 दे रहे हैं, अजीब बेवकूफ़ आदमी हो तो। मैंने कहा जी हाँ मैंने मियाँ बशीर से कहा था जो हमारे अकाउंट जनरल थे कि हाँ मैं एक दिन के लिए एजी ऑफिस से निकल जाऊँ, लेकिन एजी ऑफिस में आखिर रिटायर नहीं होऊंगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, तो मैं एजी ऑफिस में आना नहीं चाहता। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि एजी ऑफिस में मेरी खासी डिमांड रही, इसलिए कि बहुत से अफसरों के पर मैंने अच्छा असर छोड़ा हुआ था। ये इसकी बैकग्राउंड में खाय साहब का हाथ था, इसकी बैकग्राउंड में खाय साहब का हाथ था। उन्होंने मुझे ऑफिसर्स को अपनी जगह पे अलग बनाते थे, मुझे अलग गाइड करते थे, और ये नहीं कि शेरी वेरी कहते रहो, बाकी मुझे और भी बहुत सी बातें बताई, ये करो ये ना करो, ये उससे मिलो इससे ना मिलो। तो खाया साहब घर से जब आते थे तो दोपहर को हम इकट्ठी चाय पीते थे, मैं होता, मोहम्मद शफी कम्बो होता है, वो अपने चौधरी अब्दुल गनी होते, वो भी उनके बड़े दोस्त थे, ढोलन वाले। BA पास अयाली है, असल में ढोलन वाली है। BA पास अयाली है, भेड़ चलाने वाला। अच्छा। वो उसकी शक्ल शुरू से थी जैसे वो भेड़ बकरी चलाने वाला होता है। BA पास अयाली है, असल में ढोलन वाली है। वो शख्स AB कोर्स करके बैठ गया पढ़ने के लिए 1922 में। तो वो चौधरी अब्दुल गनी होते, चौधरी अब्दुल गनी ने हमारा नाम रखा हुआ था, हम 3-4 आदमी थे, मैं, ख्वाजा सईद, जिसको हम पा सईद कहते थे, मलिक फरजंद अली, ये लोग थे, ये 3-4 लोग थे, हमारा नाम उन्होंने रखा हुआ चिड़ी मार। चिड़ी मार। तो वो चौधरी अब्दुल गनी कहता ख्वाजा साहब से कि बुलाओ अपने चिड़ी मारों को। तो ख्वाजा साहब हमें नोटिस भेज दफ्तर से सीटों पर कहा जाता बुलाने हमें कि आ जाओ, तो फिर चाय चलती। ख्वाजा साहब का अपना बिला मुआलगा उस ज़माने में 110, 100, 125 रुपये जब तनख्वाह हमारी बिल्कुल कम होती थी। ये मैं अक्सर सोचा करता था, वो जो अब्दुल गनी था वो तो लैंडलॉर्ड था, ही कुड अफोर्ड दैट, वो अपनी सारी तनख्वाह चाय पिलाने में खर्च करता था। सिर्फ चाय बनाने में नहीं बल्कि बाज़ औक़ात हमें फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे घरों में कभी गुड़ का एक बोचा दे गया, कभी गंदम भेज दी, कभी चावल भेज दिए, तो वो दोस्तों की मदद करता था इस तरह भी, जिन्स के साथ भी। अच्छा मर गया बेचारा वो, अल्लाह ताला बख्शे। अच्छा तो ख्वाजा साहब एक मरतबा हुआ, ताज का मैंने जिक्र किया अभी, जो हमारा चौकीदार था ना, वो चिल में भरने वाला था, वो मुसलमान जो क्लर्क थे उनको आपस में लड़ाकर दोनों से माल वसूल करता था। अच्छा। वो बड़ा हरामी आदमी, मिरासी था असल का। तो आपको मेरे खिलाफ बात कर दी, आपसे जी फोटो ज़रा पुराना की दीजिए, मैंने मुझसे इनकी बात कर दी, कमीज ले ली, उनसे लेके ये कर दिया। तो ये हुआ यूँ कि सारे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हाँ साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि यूँ यार ये बड़ा जुल्म है कि ओके खाने में इस किस्म की डिवीजन हो गई हैं कि अब एक दूसरे को सलाम करने का रवादार नहीं रहा। मैंने कहा साहब मैंने भी देखा है, तो मैंने सोचा कि साहब इस सब की जड़ जो है ये ताज है। कहना मुझे पता है, सबको पता है, जो इसके पुजारी हैं, जो इसके दुश्मन है, वो सब कहते हैं कि यही है, लेकिन फिर उसके हाथे चढ़े हुए हैं। तो क्या किया जाए इसका? मैंने इसको डिसमिस करो। मैंने डिसमिस कैसे करें, वर्किंग कमेटी तो नहीं करती इसको। मैंने कहा जी एक दिन यूँ मीटिंग करें कि ताज से निजात हासिल करने के लिए क्या ज़राए हैं। एक ज़रिए में ये बताएं कि यहाँ कोई डिक्टेटर कायम किया जाए जिसके हाथ में सारे इख्तियारात हों। आप मुझे बता दें, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। कहने के तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं कर गुजरूँगा। तो ये ख्वाजा साहब ने अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, ये करो वो करो, यूँ करो ये करो, और कई उम्र को वर्किंग कमेटी में ले लिया उन्होंने। और फिर कहने लगे कि यूँ तू वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट हो जा। मैं प्रेसिडेंट हो गया। मैंने कहा ये प्रेसिडेंट तो मैं हो गया हूँ, लेकिन एक बात मुझे इख्तियार दो कुछ, कि मैं अपनी वर्किंग कमेटी को बाद औक़ात ओवर रूल कर जाऊँ। कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मैंने कहा जी अगर तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ सुकून से बैठें,
अगर आप चाहते हैं कि आप में भाईचारा हो तो इसका एक ही हल है कि ये ताज जो है इसको निकाल दिया जाए। फिर वही बात, किसी से रिज़्क़ की लत मार दियो, किसी ने बर्बाद कर दियो, कोई रोटी खांदा पिया खान दियो पे। मैंने उनसे कहा कि मैं जी इसको बेकार नहीं रहने दूंगा, इसके लिए मुलाजमत का मैं बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन इसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। वो ऐसा वक्त आया कि ख्वाजा साहब ने कुछ मैनिपुलेट किया कि उन्होंने कहा अच्छा कहीं को इख्तियार दे दो। तो जी मुझे इख्तियार मिल गया। मैंने कहा ताज साहब कल से आपको छुट्टी है, कल आप दफ्तर नहीं आएंगे और 1 महीने की तनख्वाह ये ले लो, आज मुझसे लो, और उसके बाद जब ये महीना गुजरेगा कि नहीं तो तुम लाहौर कॉर्पोरेशन में मुलाजिम होगे। जो तनख्वाह यहाँ लेते हो 25 रुपये, यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो 35 मिलेंगे। बोलो जो मेरे पैरी पे आ गया पकड़ के, और जो मेरे कारा मेरे ये मैं कल क्या किया उनका, मैंने जो बात कह दी वही होगी। जी हर आदमी के घर में घूमा, 1 महीना वो दफ्तर तो नहीं आता था, मैंने उसके लिए एक और आदमी रख लिया, लेकिन हर आदमी के घर गया, हर आदमी ने मुझे लान तान किया। कार जी मैंने कहा जी 1 महीना गुजर लेने दो, अगर इसको मैं मुलाजिम ना वहाँ रखवा सका तो फिर बात है ना। वो मुलाजिमत रखवाने के लिए मैंने आका बेदार से कहा, 1-2 और मेरे कॉर्पोरेशन के मेंबर थे, उन्होंने मैंने कहा यार इसको कहीं चपरासी जो कॉर्पोरेशन वो रखा गया, और इस तरह उसकी निजात हुई और फिर मुसलमान फिर आपस में इकट्ठे हो गए। वाह, ये कारनामा ख्वाजा साहब ने और मैंने मिल के किया। और कोई 20 बरस के बाद मुझे AG ऑफिस से मिला वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिला, गवर्नमेंट कॉलेज में आके मुझे मिला, कहना प्रोफेसर साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी क्या हालत है ताज? मैंने कहा ठीक ठाक है। कहना जी बात ये है कि मैं आपको अपने घर दावत देना चाहता हूँ। मैंने कहा घर तेरा बन गया? कहना जी घर मेरा बन गया, आपका मैं बहुत दुआगो हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैंने अपना घर बना लिया लाहौर में, और अब मैं आपको दुआ देता हूँ कि आपने मुझे अच्छा काम किया, मेरे घर चाय वाय पिए आके। बहरहाल तो वो बड़ा खुश था बाद में। और वो जो लोग थे वो उस ज़माने मुझे मेरे इतने मुखालिफ थे, इतनी गाली देते मुझे कि उन्होंने बेड़ागर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक नौजवान लड़का आ गया हम उसके हाथों में खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। लेकिन ख्वाजा साहब की मुझे बैकिंग थी और मैं ये काम कर गया और इससे बेहतरी हुई उनकी। ख्वाजा साहब महकमे जिस तरह अलग हुए वो भी एक बड़ा दीदनी मसला है। उन्होंने शायद 24 साल की सर्विस जो है एकदम मूड में आके इस्तीफ़ा दे दिया। हम मुझे लाख समझाते रहे, AG ने भी कहा कि अपना इस्तीफ़ा वापस देने का, नहीं जी मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तो इस्तीफ़ा दे के 22-23 साल की सर्विस को लात मार के कराची आ गए। कराची आके यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ काम किए, फिर यहाँ आके उन्होंने फिर मुझे बताया कि उन्होंने जो सर्विस थी अपनी पता नहीं कितने साल AG हाउस में नहीं रहे, वो कंडोन करवाई और दोबारा मुलाजिम हो गए और सारी पिछली सर्विस काउंट करवा ली। ऐसा कि मुद्दा इतनी थी। फिर उसके बाद तो फिर बेशुमार यहाँ ट्रस्ट में काम करते रहे, लेकिन वो जो पुरानी सर्विस थी उनकी कि नहीं AG ऑफिस की, वो उन्होंने अपनी पेंशन में शुमार करवा ली, गैप कर कंडोन करवा ली। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? कोई इख्तलाफ हो गए थे जुल्फ़िकार अली शाह से। ये कौन से जुल्फ़िकार अली शाह? डिप्टी अटॉर्नी जनरल। अच्छा, वो इसका भी एक शेर इस्तेमाल से याद है, वो जी हजूरिया था, बिल्कुल करेक्ट था। ऐसी मिलाई है हाँ में हाँ, जा पहुँचे हैं कहाँ से कहाँ। जी ये दफ्तर नामे का एक बंदा बहुत जी, ऐसी मिलाई है हाँ में हाँ, जा पहुँचे हैं कहाँ से कहाँ। जुल्फ़िकार अली शाह का एक इसको था कब कहते जेड शाह, और एक सर याकूब शाह, उसको कहते वाई शाह। अच्छा, एक वाई शाह था, एक जेड शाह था। वाई शाह जो थे वो एड जनरल थे, और जेड शाह साहब से ये असल में वाई शाह साहब की मुखबरी करता था ये जेड शाह। तो ख्वाजा साहब को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया उसमें। ख्वाजा साहब उस चक्कर में आके फंस गए, और ख्वाजा साहब एटीट्यूड लेने के नहीं, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, अब इस्तीफा दे दिया। वो बड़ा दर्दनाक मसला था, पर हाल वो बाद में ठीक हो गया। लेकिन वो उसमें हम बड़ा ख्वाजा साहब से विजित रहे कि ख्वाजा साहब ये काम ना करें, इसलिए कि आप हमारी तरह ही अयालदार हैं, सब कुछ है, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं माने। पर हाल यहाँ आके वो बहुत अच्छे रहे, जैसा कि ये कहते हैं कि इन्होंने सारी तालीम ही यही हासिल की। ख्वाजा साहब बड़े खुश खुराक थे। अच्छा, खूब खाने और खिलाने में बड़े यकता थे। नाश्ता पता नहीं घर से करके आते थे कि नहीं करके आते, लेकिन सुबह आके ऑफिस में नाश्ता जरूर करते थे, और अंडे वंडे खूब खाते थे। और जब घर पे में बुलाते थे खाने के लिए तो बेशुमार मुरगन ग़िज़ाएं खिलाते थे, खान खाई। मैं उस ज़माने में GB फंड सेक्शन में था, तो ख्वाजा साहब ने एडवांस लिया 100 रुपये का, अप्लाई किया GB फंड से, और रीज़न लिखा कि सर्कमसिजन ऑफ द सन, खतने करने हैं बेटे के। अच्छा, अब जब उनका
कार्ड निकाला गया तो मालूम हुआ कि 2 एडवांस ही अकेले आगे ले चुके हैं खतनों के सिलसिले में। 2 बार कराते होंगे। उसने सुपन दलाल माटा, GD माटा, गुलाब दबल माटा। उसके बाद जब कार्ड पहुंचा तो इत्तेफाक की बात उसने मुझे बुलाया, कहना तुम्हारा यार जो है ये क्या करता है? ये झूठ बोलता है। मैंने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकते खाए साहब जी। कहने नहीं, पर ये देखो ताकत तो ये कार्ड शो कर रहा है कि 2 एडवांस ने पहले लिया खतनों के लिए। तो उसने AG ऑफिस को वो और उसी दिन ही नोट वोट अप कर दिया कि हमें ब्लफ कर रहा है, धोखा देता है, ये करता है। खाए साहब ने मैंने मिला, खाए साहब कहने नहीं होने तो देखा जाएगा। मैंने कहा जी मुझे भी तो बता दे क्या बात है। कहने बात क्या है कि मैं को उसी बच्चे के बाबर खाते तो नहीं कराता ना। के बाबर खाते तो नहीं कराता ना। अच्छा, कल एक बच्चे कराए, दूसरे बच्चे कराए, तीसरे बच्चे कराए, चौथे बच्चे कराए, मेरे 8 बच्चे हैं। वो तो जब हो कि ये हो। मैंने कहा जी खाए साहब पिछले बरस भी तो आपने एडवांस लिया था जी खतनों का, उससे पिछले बरस भी लिया था। तो कहने अगर हर साल मेरे यहाँ लड़का पैदा हो तो क्या अजीब बात है। तो यही जवाब उन्होंने AG को दिया और सेटिस्फाई किया। तो इस किस्म के भी वो बहुत से मसाइल पेश करते थे हमारे लिए। और वो एडवांस पे करना होता था। वही वो अली अहमद को जो टक शॉप का मैनेजर था, उसकी चाय पी हुई है, ये भी है, वही एडवांस मांग के ले दे दिया, ये कर दिया। वो मैंने जब उन्हें पहले देखा तो उनके चेहरे पे खसखसी दाढ़ी थी और रंग सुर्ख सफ़ेद था, ये कल्ले थे और फ्राक कोट पहना करते थे। उसके बाद जब मैंने आखिरी मरतबा उन्हें देखा तो मैं बैठा हुआ था आइडियल बुक हाउस में, आखिरी मरतबा जब मैंने देखा तो एक औरत आई, कहने लगी जी यहाँ कोई क्यूम नज़र बैठे हुए। मैंने कहा जी हाँ मैं बैठा हुआ। कहने आपसे एक बात करनी है। मैंने सुनवाइए। कहने ख्वाजा अब्दुल वही साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ है वो ख्वाजा साहब? कहने वहाँ वो टी हाउस के बाहर खड़े हैं, बैठे हैं। मैंने कहा चलिए मैं चलता हूँ। मैं गया, ख्वाजा साहब कार में बैठे हुए थे। कहने की मेरी बहू है। कितनी भी कदीर दी सी नहीं कयूम है छोटी जी नहीं, कार चलाउंदी सी, पढ़ाउंदी सी। अच्छा ओ नहीं, मेरे किसी कजन दी बीवी होनी है। वो मेजर जनरल मसूद दी। अच्छा सुखी जी कैसे पढ़ाती है? हाँ वो ख्वाजा सईद दी बीवी, ख्वाजा मोहम्मद सईद। अच्छा ख्वाजा मोहम्मद सईद की बीवी, पाकिस्तान टाइम्स वाले। ठीक है। ये ख्वाजा साहब के भतीजे हैं? ये ख्वाजा अब्दुल मजीद जामिउल लुगात वाले के बेटे। अच्छा। तो कहने ये मेरी बहू है। और हाल फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद। मैंने कहा 2 घंटे बाद ले जाना आके हमें ख्वाजा साहब को। फिर मैं वहाँ बैठा रहा तो वो ये था कि उनके हाथ में एक असा था और घुटने उनके माजूर थे, घुटने चलने से माजूर थे, लेकिन चेहरे पे वही रौनक थी। ये आप बात कर रहे हैं मई जून 79। हाँ आखिरी मरतबा जब लाहौर, मैंने वही कहा जब आखिरी मरतबा देखा। मैंने पहली मरतबा मैंने बयान किया, आखिरी मरतबा मैंने देखा तो वो चेहरे पे वही रौनक थी। सुर्खों सफ़ेद तो बिल्कुल दाढ़ी थी, बिल्कुल ही अब सफ़ेद हो चुकी हुई थी, लेकिन वो ये यहाँ जो थे रौनक का तवानाई जो थी वो अभी कायम थी। तो मैंने कहा साहब की कहने बस वो जी चाहता था कि आपसे मिल लूँ, पता नहीं क्या होता है ज़िंदगी में क्या नहीं होता। तो जी चाहा, आपको टेलीफोन किया, आप मालूम हुआ कि आप आइडियल बुक हाउस में आए हुए हैं। तो फिर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस दौरान में उन्होंने मुझसे बारहा जब कराची से लाहौर आते तो मुझसे मिल के जाते और ख़ास तौर पर प्रोग्राम बनाते कि मुझसे मिलना है। बाद में उन्होंने फ्राक कोट छोड़ दिया था। पहले वो लंबा कोट पहनते थे बंद गले का और यहाँ वो पेन वैन रखे करते थे।